हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और एनसीईआरटी का तांडा हमारा जो सेशन चल रहा है, आज हम इसकी बात करेंगे ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में किसकी? क्लास 6 के चैप्टर दूसरे की बात करेंगे, जिसका है अक्षांश एवं देशांतर। दूसरा चैप्टर हमारा कक्षा 6 का दूसरा बोलता है अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ पे चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हम उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ साथ में उसकी व्याख्या की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू तो हम साथ साथ में यहाँ पे लेंगे ही, उसके साथ साथ हम व्याख्या की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो विषुवत वृत्त, कैसा बात करिए, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार किए। उम्मीद है अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने एनसीईआरटी की अपनी जो बुकलेट है उसको पढ़ा होगा। किस चीज को पढ़ा होगा? बुकलेट को आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपनी बुक को, किताब को पढ़ा होगा। और किताब को अपनी पढ़ा है तो आपको समझ होगी अच्छे से, और समझ के साथ साथ अब आप एमसीक्यू करने में परफेक्ट होगे। पूर्ण तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जहां पे आप फंसेंगे, डाउट होगा, तो इसकी व्याख्या के तौर पे आप उसको डाउट क्लियर भी हो जाएगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। पहला कथन है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। दूसरा कथन है विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। तीसरा कथन है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। कथन है 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो आपका सही आंसर कौन सा होता है? ए। 1 और दूसरा सही है। यहाँ पे कौन कौन सही है? 1 और 2 सही है। कैसे सही है? विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा जो विषुवत वृत्त होता है ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। आप देखिएगा ग्लोब पर, तो यहाँ से उत्तर और दक्षिण से दूरी, यहाँ पे समान दूरी पर विषुवत वृत्त पाया जाता है। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम यहाँ पे व्याख्या की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। व्याख्या से क्या होता है कि आप लोगों के पूरे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। तो विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे अगर ये ग्लोब है, मान लेते हैं थोड़ा सा, ये ग्लोब है और ये अगर इस तरीके से खींची जाती है लाइन तो अक्षांश कहलाती है, और अगर खड़े में लैटिट्यूड में खिंचाती है तो देशांतर यहाँ पे कहलाती है। ठीक है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थित अगर सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटेगी? अगर ये 20 से खींची जाए तो 2 बराबर में बांटती है। तो नॉर्थ और साउथ 2 बराबर ध्रुवों में बांटती है। तो आपका यहाँ पे ये आंसर सही था, पहला, और दूसरा कथन उसका यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो किस या किन बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ कहते हैं? क्या किसको कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है यहाँ पे? आधार बिंदु। ऐसे कौन से जो बिंदु हैं जिनको आधार बिंदु के तौर पे हम देखते हैं? तो यहाँ पे अब सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को आधार बिंदु के संदर्भ में समझा जाता है। कैसे समझा जाता है थोड़ा देख लेते हैं। ये मान लो हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। अगर ये नॉर्थ है तो ये 90 डिग्री नॉर्थ रहेगा, और ये साउथ है तो 90 डिग्री साउथ रहेगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम आधारभूत संदर्भ बिंदु के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे व्याख्या की बात करें हम, पृथ्वी की आकृति गोल है। कैसी है? गोल है। मैंने आप लोगों को बताया पृथ्वी की आकृति गोल है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है, लगभग गोल है। इसलिए कोई किनारा भी इसका नहीं है, मतलब इसका कोई किनारा नहीं है जहां से कोई दूरी नापी जा सके। किंतु फिर भी पृथ्वी पर 2 बिंदु हैं। कैसे हैं? उत्तरी ध्रुव, अभी मैंने आपको बताया भी है, नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, और एक दक्षिणी ध्रुव कितना है? साउथ 90 डिग्री साउथ निश्चित है। इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आधारभूत संदर्भ बिंदु कौन से हैं, तो आधारभूत संदर्भ बिंदु 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। कैसा? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आधार बिंदु यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा धैर्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नीचे दिए गए युग्मों को कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे क्या आ गया? कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे रॉन्ग कथन की बात आ रही है। कौन सा कथन गलत है यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही कथन नहीं पूछा रहा है, गलत कथन कौन सा ये पूछा जा रहा है। जब आप गलत कथन को यहाँ पे चॉइस कर लेंगे तो सही आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा।
पहले कथन की बात करते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है उसके बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। दूसरा कथन है, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतकटिबंध कहलाता है। तीसरा कथन कहता है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर कहां पे हो जाता है? 2 और 3 यहाँ पे सही है। सही मतलब गलत है। कौन सा है? सही मतलब गलत है। यहाँ पे पहले पूछा गया था गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पे 2 और तीसरा कथन गलत है, लेकिन अगर सही आंसर की बात की जाए तो कौन सा है? सही आंसर यहाँ पे आपको हो जाता है पहला, ये आपका सही है। अगर मान लो अगर ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, गोल नहीं है पूर्ण रूप में परंतु गोल ही है, बीच में 0 डिग्री है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कर्क रेखा मान लो हमारी कर्क रेखा ये हो गई है और मकर रेखा हमारी ये हो गई है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई है और 23.5 डिग्री साउथ में हमारी मकर रेखा हो गई है। तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध जोन में रखा जाता है। कौन से? उष्णकटिबंध जोन में यहाँ पे रखा जाता है। अब यहाँ पे हम व्याख्या की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आप लोगों को पता नहीं इतना क्यों डिटेल से बता रहे हैं, चलो खैर काम में आई जाएगी। यहाँ पे अगर हम यहाँ व्याख्या की बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष भर एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सुनिएगा, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है चीजों को। कर्क और मकर रेखा के बीच में हमने आप लोगों को स्थिति बता दी है, कर्क और मकर रेखा कैसी है, फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे मालूम पृथ्वी है, बीच में 0 डिग्री, यहाँ पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री और यहाँ पे मकर रेखा साउथ में 23.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे सूर्य ठीक वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंध भी कहा जाता है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम पाया जाता है। क्या बात की जा रही है? ध्रुव होता है जो उत्तरी ध्रुव, अगर आप कहें चाहे उत्तरी ध्रुव की बात की जाए या दक्षिण ध्रुव की बात की जाए, तो यहाँ पे जो तापमान होगा वो मध्यम तरह का होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ना तिरछी होती है। मान लो अगर ये यहाँ पे अगर सन है तो अगर यहाँ पे किरण जा रही है तो अगर सीधी जाएगी तो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, उष्णकटिबंध है। वहीं अगर ये जाती है तो तिरछी जा रही है। जब तिरछी जा रही है तो इसका मतलब सूर्य की किरणें तिरछी जा रही है, तो मध्यम यहाँ पे मध्यम सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं तिरछी है तो मध्यम सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध में रखा जाता है। कैसे कटिबंध में रखा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध में रखा जाता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में प्राइमरी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इसकी बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को बहुत ठंड होती है। कैसी होती है? बहुत ठंड होती है। क्यों होती है? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गोलार्ध में अगर मान लो हमारी ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री हो गया है, ये मान लो 23.5 डिग्री हो गया है, ठीक है। ये मान लो हमारा 23.5 डिग्री साउथ हो गया है, मकर रेखा हो चुकी है। यहाँ पे नॉर्थ 90 डिग्री हो चुका है, यहाँ पे साउथ 90 डिग्री हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ी सी कि उत्तरी ध्रुव, यहाँ बात कर रही है नॉर्थ की, उत्तरी ध्रुव की बात की जाए और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, यहाँ पे सूर्य की किरण अपने आप में बहुत कम ही पड़ेंगे, है ना। वर्ष में 6 महीने सूर्य की किरण पड़ती है, वर्ष में 6 महीने सूर्य की किरण नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जब नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? अत्यधिक ठंड की मात्रा पड़ जाएगी। कैसी पड़ जाएगी? ठंड की मात्रा, क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क्षितिज से ज्यादा मतलब तिरछा रहता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे सूर्य की किरण ज्यादा अच्छे से नहीं पड़ पाती है, ठीक है। इसलिए इसे शीतकटिबंध की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये उष्णकटिबंध हो गया, ये शीतोष्णकटिबंध हो गया, और ये वाला ऊपर का क्षेत्र आपका शीतकटिबंध की श्रेणी में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखें। अगर हम यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। पहला कथन क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कह रहा है? विषुवत वृत्त। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बार बार बनाना पड़ रहा है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग थोड़ा सा स्किप किया तो पूरी वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई है मान लो, और ये हमारा बीच में 0 डिग्री हो गया है, ठीक है। विषुवत वृत्त हो गया 0 डिग्री का। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यहाँ पे अगर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी सभी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ऐसा इनका कहना है। दूसरा कथन है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार क्या एक समान होता है? आप लोग देख पा रहे हो कि अंतर है या नहीं है। यहाँ पे हम कौन सा कथन सत्य है इसको ढूंढते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है? केवल एक। केवल एक यहाँ पे आंसर आपका सही है।
आंसर क्या सही है? जो अक्षांश रेखाएं हैं, सभी अक्षांश रेखाएं जो समानांतर वृत्तों में कहलाती हैं तो उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, चाहे वो नॉर्थ से साउथ कोई भी अक्षांश रेखा हो, समानांतर वृत्तों में अक्षांश रेखा कहते हैं। परंतु वहीं अगर बात की जाए कि इनकी आकार है जो समान है, अगर आप देखो तो यहाँ पे इसकी दूरी ज्यादा बढ़ रही है ना, ज्यादा हो रही है। वहीं अगर बात की जाए, मैं आपको रेड पेन से थोड़ा सा यहाँ पे कलरफुल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दूरी ज्यादा हो रही है। वहीं अगर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो इसकी दूरी कम हो रही है, तो एक समान आकार यहाँ पे नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे व्याख्या की बात कर लेते हैं। आपके यहाँ पे बी आंसर गलत है ना, आप एक समान नहीं पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम व्याख्या की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर व्याख्या को देखें, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर हो जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे अक्षांश रेखाओं का आकार घटता चलाएगा, छोटा होता चलाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है, ये हमारा डायग्राम है। और 0 डिग्री अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो सभी को नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वहीं विषुवत वृत्त के अगर दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे साउथ मतलब कि दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उल्लेखनीय कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। किस मापा जाता है? याद रखिएगा, अंशों में मापा जाता है। अगर एग्जाम में आए कि अक्षांश रेखाओं को किस में मापा जाता है तो अंशों में मापा जाता है। ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती है, कभी भी दिखती नहीं है, ये आप माइंड में थोड़ा सेट करिए। अगर यहाँ बात की जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। किस तरीके से होती है हम आपको ये भी बता देते हैं। अगर मान लो हमारी ये 0 डिग्री हो गई है, इसके बाद हमारी 23.5 डिग्री हो गई है, ये 66.5 डिग्री हो गई। अगर इनकी बात की जाए तो इनके बीच में और भी होते हैं, लेकिन हमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। अगर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात की जाए तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आ रहा होगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक भी किया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। हम आज के 5वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? क्या बात की जा रही है? उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे हम डायग्राम समझा देते हैं थोड़ा सा। ये मान लो बात थोड़ा गलत ही बन, ज्यादा ही गलत बन गई है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। अभी खराब नहीं है, बहुत अच्छी है, समझ लेते हैं। ये होगी हमारी 0 डिग्री विषुवत वृत्त। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव से, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त, देशांतरी यामोत्तर, या फिर अक्षांश रेखा, या उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है? देशांतरी यामोत्तर कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? देशांतरी यामोत्तर। कैसे कहा जाता है इसको यहाँ पे हम अब व्याख्या के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम व्याख्या को समझें यहाँ पे तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरीय यामोत्तर रेखा कहते हैं। कौन सी? देशांतरीय यामोत्तर रेखा कहते हैं। कैसी होती है अब यहाँ पे बताएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पहले किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूरब एवं पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं जो आपके लिए अब महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब आप लोगों को समझ में यहाँ पे आने वाला है। तो ये हमारा मान लो ये होगी पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पे हमने खींच दी 0 डिग्री। अब हमने देशांतर खींचना है। देशांतर कहाँ से खींचेंगे? देशांतर खींच देते हैं हम लंदन से, मान लो, है ना, ये लंदन से हमने खींच दिया देशांतर। अब यहाँ पे मान लो ये हमारा हो गया है वेस्ट और ये हमारा हो गया है ईस्ट। मान लेते हैं ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट हो गया है। अगर हमें किसी भी जगह का समय को मापना है, कैसे मापेंगे? तो हम पूरब और पश्चिम के तरीके से ही मापते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को याद रखना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को संदर्भ रेखाओं को देशांतरी रेखा कहते हैं। तो यही देशांतरी रेखा है। कैसी है? यही देशांतरी रेखा है जो कि पूरब और पश्चिम की ओर इंगित भी करती है। ध्यान रखने की बात है, देशांतर रेखाओं को अंशों में मापा जाता है। तो अक्षांश रेखाओं को भी अंशों में मापा जाता है और देशांतर रेखाओं को भी अंशों में मापा जाता है। एग्जाम में कभी भी आए तो आप बता सकते हैं, चाहे देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा जाए चाहे अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाए, किस में मापा जाता है, तो आप लोग बताना है अंशों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अंशों में मापा जाता है। और एग्जाम में ये जरूर आएगा, आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, तथा विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111.321 किलोमीटर होती है। 321 ऐसे आपको नहीं बोला जाता है कभी भी, तो 111.321 किलोमीटर यहाँ पे रखी गई है होती है। यह ध्रुवों की क्रमशः घटती जाती है। कहाँ पे घटती जाती है? ध्रुवों क्रमशः घटती जाती है। अब आपके हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पूरा सा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझाते हैं। ये मान लो ये मान लेते हैं हम कि हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी हो गई है 0 डिग्री। क्या हो गई है? 0 डिग्री हो गई है। अब यहाँ पे मैंने खींच दी
दक्षिणी देशांतर रेखा कैसे खींच दी है, देशांतर रेखा यहाँ पे मैंने खींच दी है। अगर अब बात की जाए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, क्या बात करिए, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा पहली बात तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.321% होती है, किलोमीटर होती है, परसेंट नहीं किलोमीटर होती है। और देशांतर रेखाएं वो होती है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। इस तरीके से क्यों होती है आप अपने मैप पे भी देख पाएंगे, अगर आप लोगों के पास मैप होगा तो यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा दूरी की बात है कहाँ पे होती है, तो इनकी सबसे ज्यादा दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पर होती है। वहीं अगर बात की जाए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर इनकी दूरी कितनी बचती है, तो शून्य बचती है, 0 हो जाती है। एक ही बिंदु पे जाके ये सारी मिल जाती है, याद रखिएगा एक ही बिंदु पे जाके सारी देशांतर रेखाएं मिल जाती है। तो इनकी सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है। तो विषुवत रेखा पर इनकी कितनी दूरी रखी गई है, 111.321 किलोमीटर यहाँ पे मापी गई है। ठीक है, आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां पे पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। पहला कथन है, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को समझ में आ गया किसके बारे में पूछा जा रहा है, अक्षांश रेखाओं के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, अब पूछा देशांतर रेखाओं के बारे में। किसने पूछा रहा है, देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को माइंड में थोड़ा सा रहना चाहिए। कथन देखते हैं, देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। क्या बात करिए, देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। इनकी बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अभी मैंने आप लोग बताया था, अब आप लोग थोड़ा सा माइंड को चला पा रहे होंगे। अगर घोड़े दौड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो इनकी बीच की दूरी ध्रुवों पर कैसी होती है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। अगर ध्रुवों पर बात की जाए तो यहाँ पे शून्य हो जाती है। ठीक है, देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये पूछा जा रहा है। कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे कथन सही है। कौन से, उपरोक्त सभी कथन सही है। सही कथन कैसे है, अगर देशांतरी यामोत्तर की बात की जाए तो हर एक यामोत्तर अपने आप में एक अर्धवृत्त होता है। कैसा होता है, अर्धवृत्त होता है। इस तरीके से होता है, तो अर्धवृत्त कहीं ना कहीं अर्धवृत्त के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इनके बीच की दूरी की बात किया ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है, तो बिल्कुल सही है। अगर ध्रुवों की ओर अगर हम जा रहे हैं, यहां से देखिएगा, अगर हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, अगर यहां से ध्रुवों की ओर अगर हम जा रहे हैं तो देख सकते हैं आप लोग इनके बीच की दूरी घटती जा रही है ना। तो यहाँ पे बीच की दूरी यहाँ पे देखो घटती जा रही है ना। यहाँ पे विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहीं पे अगर बात किया देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ग्लोब पर इनकी लंबाई एक समान होती है। कहीं से भी खींची जाए इनकी लंबाई एक समान होती है, परंतु बस ये एक बिंदु पर जाके ध्रुवों पर मिल जाती है। परंतु इनकी लंबाई की बात की जाए तो एक समान होती है। वहीं अगर अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो ये घटती जाती है। देख पा रहे होंगे आप, घटती जा रही है ना। इतनी डिटेल से दोस्तों कोई नहीं बताने वाला है आप लोगों को। ये मैं एमसीक्यू के साथ साथ आप लोगों को इतना डिटेल से बता रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगती है और बताने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। एक्सप्लेन की बात कर लेते हैं उसकी। देशांतर यामोत्तर अर्धवृत्त है, उनके बीच की दूरी की बात किया ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतर यामोत्तर पर आपस में मिलती हैं। सही बात है, ध्रुवों पर आपस में मिल जाती है। ये कहाँ मिल जाती है, ध्रुवों पर। याद रखिएगा, ध्रुवों पर सभी यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे ध्रुवों पर मिल रही है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न, पहले बताया मैंने, अक्षांश रेखाओं की लंबाई यहाँ पे कम होती जाती है। वहीं अगर देशांतर रेखाओं की बात किया तो लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे बस ध्रुवों पर ये मिल जाती है, एक बिंदु पर ये केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, पूछे जा रहा है यहाँ पे। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है। अक्षांश रेखाएं होती है, प्रमुख यामोत्तर होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है या फिर विषुवत रेखा होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, प्रमुख यामोत्तर रेखा है। जो मानक समय यहाँ पे तय किया जाता है, जिस भारत का मानक समय क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भारत का मानक समय क्या है। तो भारत का मानक समय कहीं ना कहीं से तो नापा गया होगा, देखा गया होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो हमारी पृथ्वी है, किस यामोत्तर से मापा जाता है, इसका भी इंपोर्टेंट होता है। तो लंदन से हमारी एक ग्रीनविच रेखा निकलती है, वहां से यामोत्तर को मापा जाता है। यहीं से नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट को यहाँ से मापा जाता है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे मानक समय लिया जाता है। तो प्रमुख यामोत्तर से मानक समय स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे हम इसकी अब बात करते हैं व्याख्या की। तो देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, कहां पे है, तो गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इन्होंने क्या कहा है कि
देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान है। अब जब एक समान लंबाई है तो इनका कठिन हो जाता है अपने आप में संख्याओं का व्यक्त करना। तो सभी देशों ने एक मिलकर एक बैठक की। इन्होंने बैठक में क्या पाया कि जो ग्रीनविच ब्रिटिश राज की वेधशाला है, तो ब्रिटिश नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं बात की जा रही है ब्रिटेन में बात की जा रही है। अब ब्रिटेन में बात की जा रही है तो ब्रिटेन में एक जगह है लंदन, तो लंदन में वहां से ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर को ईस्ट और वेस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, इस यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर कहते हैं इसको। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर बोला गया है। क्या बोला गया है? इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाएगा। इन्होंने ये भी बताया है यामोत्तर सभी हैं परंतु इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के तौर पे इन्होंने नाम दे दिया है। इसका मान इन्होंने 0 डिग्री देशांतर माना है। क्या माना है? 0 डिग्री देशांतर माना है। यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। कितने गणना करते हैं? अगर एग्जाम पूछा जाए कि प्रमुख यामोत्तर से हम कितने डिग्री की गणना करते हैं तो 180 डिग्री हम ईस्ट की और 180 डिग्री हम पूरब की, मतलब सॉरी वेस्ट की गणना करते हैं। 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं प्रमुख यामोत्तर से, किसी और यामोत्तर से नहीं करते हैं। 0 डिग्री देशांतर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको तरफ देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे राइट कथन सही क्वेश्चन की पूछा जा रहा है। सही कथन क्या है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करते हैं। क्या ये सही है? देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है 180 डिग्री पूरब एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। दोनों कथनों में देख लेते हैं कौन सा कथन सही। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है एक और दो, दोनों कथन सही है अपने आप में। कैसे सही है? हमारी 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर है जो लंदन से 0 डिग्री गुजरती है, देशांतर है ना, प्रमुख देशांतर 0 डिग्री गुजरती है। तो उन्होंने कहा है कि 180 मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभक्त करती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभक्त करती है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक ही यामोत्तर है, यही यामोत्तर है जो 180 डिग्री पूरब को और 180 डिग्री पश्चिम को विभक्त करती है। तो दोनों कथन अपने आप में पूर्ण तरीके से सही है। अब यहाँ पे हम व्याख्या भी देख लेते हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगर व्याख्या की बात करें, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पूरब ऐसे लिखा जाता है अगर आप देखोगे, और इंग्लिश में अगर वहीं देखोगे तो आप ईस्ट लिखा होता है। ठीक है, वहीं अगर बात किया पश्चिम के लिए पा और 0 डॉट लगा होता है, मतलब कि इसका मतलब हो गया है वेस्ट, पश्चिम का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर को मीडियम 20 से बांटा जा गया है और 20 से बांटने के साथ साथ इसके पूरब और पश्चिम इसके लिखा जाता है। 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यही रेखा है जो दोनों भागों को विभक्त करती है, दो अपने अपने पृथ्वी को 2 भागों में समान रूप से अलग करती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम पूछा जाए ITL किसको कहा जाता है तो आप बता सकते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। क्योंकि अगर आप देखो एक तरीके से तो हमारी ये रेखा जो दिख रही है, थोड़ा सा हम आपको आप क्लियर करके दिखा देते हैं, जिसके अगर हम देखे जाए ये हमारी पृथ्वी हो गई है और ये हमने यहाँ पे खींची है एक 0 डिग्री देशांतर। कितना खींची है? 0 डिग्री देशांतर हमने यहाँ पे खींची है। अब हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे कह रहे हैं? ये हमारे मुझे जो दिख रहा है वो एक पार्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हमें एक इसका फ्रंट दिख रहा है, इसके पीछे भी एक फ्रंट है, तो उसी को हम कहेंगे इसी के पीछे जस्ट बिल्कुल पीछे 180 डिग्री देशांतर है। कितना? 180 डिग्री देशांतर। तो उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे उसको प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बहुत ज्यादा अपने आप में इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? क्या बात करिए, हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है, बोल रहा है कि अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पे 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कैसे लगता है? अब यहाँ पे व्याख्या में पूरी बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे डिटेल से बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। कितना घूमती है? याद रखिएगा 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में कितना? 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 घंटे में कितना घूमी?
15 डिग्री घूमी है। 1 घंटे में कितना घूमी है पृथ्वी? 15 डिग्री घूमी है, याद रखिएगा 15 डिग्री घूमी है। वहीं अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितना होते हैं 1 घंटे में? तो 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं दोस्तों? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, बात वही होगी ना, मतलब 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना मिनट घूमी? 4 मिनट घूमी है। इसका निकाला गया है तो 4 मिनट में 1 डिग्री इसने घूमा है, ठीक है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको समझाया है, इसलिए आपके महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, क्या बोला जा रहा है? ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, तब ग्रीनविच उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? उससे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सुनिए फिर से। यदि कोई स्थान है जो ग्रीनविच से, ग्रीनविच हमारा कहाँ पे है? मैंने आप लोगों को बताया है, ग्रीनविच हमारा ये रहा 0 डिग्री। ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, कहाँ पे है? इस साइड में स्थित है, 20 डिग्री पूरब में, मतलब ईस्ट में स्थित है, ठीक है। तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर है? 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, या एक समान समय होगा? तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पे सही होगा। कितना? 1 घंटा 20 मिनट, याद रखिएगा 1 घंटा 20 मिनट समय आगे होगा उससे। कैसे होगा? अब यहाँ पे हम व्याख्या के माध्यम से बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने की। समझने की कोशिश करो एक बार इसको। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है घूमने में। तो 20 डिग्री देशांतर बराबर 20 × 4, मतलब कितने हो गए? 80 मिनट। 80 मिनट बराबर 1 घंटा 20 मिनट। तो कितना निकला? 1 घंटा 20 मिनट। नहीं समझ में आया? फिर समझाते हैं। 1 डिग्री एक देशांतर घूमने में भाई साहब को समय लगता है 4 मिनट का। कितना लगता है? 4 मिनट का। अब कितनी डिग्री घुमा रहे हैं हम? 20 डिग्री पूरब में कर रहे हैं इसको। कितना कर रहे हैं? 20 डिग्री ईस्ट में कर रहे हैं। तो 20 × यहीं पे कर देते हैं 4, मतलब 4, तो बराबर कितना हो गया? 80 मिनट। 80 मिनट हो गया। तो 80 मिनट में कितने होते हैं? 1 घंटा। 60 मिनट में कितने होते हैं? 1 घंटा होता है ना, तो 60 मिनट में 1 घंटा। 1 घंटा यहाँ पे लगे। अब कितने मिनट बचे इसमें? यहाँ पे अगर हमने -60 कर दिए तो यहाँ पे कितने बचे? 20 मिनट बचे ना, तो 1 घंटा 20 मिनट का यहाँ आगे हो गया समय। अर्थात अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर 1:20 बजे होंगे। कितना? 1:20, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट आगे है ना, तो 12 बजे अगर 0 डिग्री देशांतर बचे हैं, ग्रीनविच पर 12 बजे हैं, तो 20 डिग्री ईस्ट में, मतलब कि पूरब में 1:20 हो गया होगा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट आगे का समय बताएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूं आपके एग्जाम के लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, भारत के किस यामोत्तर, मतलब कि देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है। अब यहाँ पे भारत की बात आ गई है, इंडिया की बात आ गई है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस यामोत्तर को, मतलब कि यामोत्तर बोले तो किस देशांतर को, रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है। 82.5 डिग्री पूरब, मतलब कि ईस्ट, 82.5 डिग्री पश्चिम, 81 डिग्री पूरब, या 83.5 डिग्री पश्चिम। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये आपका सही आंसर है। 82.5 डिग्री पूरब यहाँ पे माना जाता है, ईस्ट माना जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट यहाँ पे मानक समय भारत का माना जाता है, जो कि देशांतर 82.5। अब कैसे माना जाता है, व्याख्या की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। आपको भारत का मैप भी दिखाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा बना के। चलो बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे बनेगा, समझ लेना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि उसको एक तरीके से हम, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा समझ लो इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है? गुजरात, गुजरात की स्थिति बात की जाए कहाँ पे है? गुजरात हमारा यहाँ पे है, गुजरात ये है। असम की बात की जाए तो असम हमारा यहाँ पे है। तो गुजरात से अगर बात की जाए असम के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बात किया समय का कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का आगे पीछे का अंतर हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर, मतलब कि देशांतर रेखा को स्थानीय समय, मानक समय माना जाए। तो भारत में 82.5 डिग्री जो कि पूरब में है, मानक यामोत्तर माना गया, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद कहाँ है? तो इलाहाबाद पड़ता है यहाँ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो इलाहाबाद में भी ये कहां से? नैनी के पास से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद का नाम वर्तमान में क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज के नैनी के पास से होकर गुजरती है, उसको माना गया है 82.5 डिग्री पूरा, 82.5 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे हमने देशांतर को माना गया, उसी के हिसाब से हमारा समय मापा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आया होगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद आ रही हुई तो लाइक भी किया होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया होगा इसी तरीके के आने वाली वीडियोस का आप लोग नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया होगा जिससे कि उनको भी अच्छा लगेगा, नॉलेज बढ़ेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट कॉन्फिडेंस लाने की और बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत का मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। बात की जा रही है यहाँ पे, अगर मान लो हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी में हमारा ये 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ पे हम लोग भारत की स्थिति है, यहाँ पे भारत की स्थिति है और यहाँ पे हमारा 82.5 डिग्री है ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट यहाँ पे देशांतर हो जाता है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये हमारी भारत की स्थिति हो गई है और ये लंदन की यहाँ से राजकीय वेधशाला है, 0 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है, उसमें घंटे का समय कितना है, जो आगे है पीछे है क्या है एक समान है, उसको देख लेते हैं। तो बात क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। जो भारत का मानक समय है और ग्रीनविच के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर यहाँ पे हो जाता है, कितने मिनट का अंतर हो जाता है, कितने घंटे का अंतर हो जाता है, ये पूछा गया है। देख लेते हैं। 5 घंटा 30 मिनट आगे, ये इंपोर्टेंट है यही सब, 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे, 6 घंटा 30 मिनट पीछे या 4 घंटा 30 मिनट आगे। सही आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है 5 घंटा 30 मिनट हमारा मानक समय से, ग्रीनविच से हमारा भारत का मानक समय आगे है। कैसे आगे है अब यहाँ पे व्याख्या में समझेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है तो आपके लिए धैर्य के साथ देखना इंपोर्टेंट हो जाती है। भारत का मानक समय यामोत्तर अर्थात ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। आप लोगों को मैंने इतना डायग्राम बता के समझा दिया है कि आप लोगों को बिल्कुल माइंड में सेव हो गया होगा। ये हो गया है 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया हमारा भारत की स्थिति, ये हो गई है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये भारत का मानक समय हो गया यहाँ पे। अब पूछा क्या जा रहा है कितना मिनट घंटे आगे है, तो भारत का मानक समय ग्रीनविच यामोत्तर से 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट, कितना 5 घंटा 30 मिनट आगे का समय है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। अब आप लोग कैलकुलेशन करो अपने दिमाग में और कागज में किस तरीके से बजे होंगे। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से बताया और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। नहीं निकाल पाए होंगे तो इस पे हम 2-3 मिनट की वीडियो पूरी बताने की, जिसके आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग चैनल को पूरा देखा होगा, वीडियो को पूरी देखे होंगे। चैनल पर के लिए आप लोग धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू।